मेरा रिश्ता बड़ी जल्दबाजी में तय हुआ था। 1 महीने में ही शादी की तारीख भी रख दी गई थी। मेरे पापा बहुत ही पुराने ख्यालात के आदमी थे, इसीलिए किसी ने यह ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि मुझे लड़के से मिलवाया जाता। लेकिन खैर, अपनी भाभियों के मुंह से मैंने लड़के की तारीफ़ें बहुत सुनी थी कि देखने में बड़ा स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान है। लेकिन मेरा दिल भी मचल रहा था कि मैं अपने होने वाले जीवन साथी को एक नज़र देख लूं। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मैं लड़के को एक नज़र देखना चाहती हूँ, तो भाभी ने कानों को हाथ लगा लिए। कहने लगी कि तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, तुम कहो तो उसकी तस्वीर तुम देख सकती हो। मैंने तस्वीर पर ही राजी हो गई। चलो, कम से कम एक झलक लड़के के देख लूँगी, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाली हूँ। बिना देखे उसे कैसे मैं अपने पति के रूप में एकदम से स्वीकार कर सकती हूँ। और जब भाभी ने मुझे नीरज की तस्वीर दिखाई तो दिल की धड़कनें एकदम से बेकाबू हो गई थी। ऐसा खूबसूरत बंदा नौजवान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अपनी किस्मत पर दिल खुशी से झूम उठा कि भगवान ने कितना हैंडसम पति मुझे दिया था। बस भगवान से दिल से प्रार्थना थी कि जितना देखने में खूबसूरत है, काश दिल भी उतना ही अच्छा हो। खूबसूरती में तो किसी से कम मैं भी नहीं थी। और फिर शादी में समय भी बहुत कम था। यह 1 महीने तो बस तेजी से गुजर गए थे। शादी का दिन आया तो बहुत ही आराम से मेरी शादी तय पाई गई थी। शादी में किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं हुई थी। जब मुझे फेरों के लिए मंडप में लाया गया तो मेरी आंखें नीरज की आंखों से टकराई थी। उसकी आंखों की चमक और खुशी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि नीरज इस रिश्ते से बहुत खुश है। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर अजीब सी परेशानी सी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इस सर्दी के मौसम में भी उनकी माथे से पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैंने सोचा शायद शादी के हंगामे से थक गई होंगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई तो मैंने अपने कमरे का जायजा लिया। मेरा कमरा काफ़ी बड़ा था और मेरे लाए हुए दहेज से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उस पर फूलों की सजावट ने तो कमरे को और 4 चांद लगा दिए थे। मेरे दिल में भी खूबसूरत और ख्याल चुटकियां भरने लगे थे। कमरे का माहौल बड़ा ही रोमांटिक था। यकीनन यह कमरे की सजावट नीरज ने ही की होगी और ये सजावट उसकी मोहब्बत का मुंह बोलना सबूत थी। कि उसे अपनी रात को मेरे लिए कैसे यादगार बनाना है। यह सोचकर मैं शर्म से लाल हुई थी। नीरज के बारे में सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर अचानक की कमरे की लाइट बंद हो गई। एकदम ही कमरा अंधेरा में डूब चुका था। दिसंबर का सर्द महीना था, इसीलिए गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर्दी अपने जोर पर थी, लेकिन इस अंधेरे में भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रही थी कि एकदम से लाइट क्यों चली गई। लेकिन उसी समय मुझे कमरे में दरवाजे खुलने की आवाज़ आई थी और खुलने के बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ भी आई थी। मुझे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काला साया सही नज़र आया था। मैंने धीरे से कहा, कौन है? तो आवाज़ आई, मैं नीरज, आपका पति। यह सुनकर मैं शर्म के मारे आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। नीरज मेरे पास आ गया और कहने लगा कि हमारे मोहल्ले में बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया है, इसलिए रात भर लाइट नहीं आएगी। यह सुनकर तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे नीरज का चेहरा भी ठीक से दिख नहीं रहा था। मेरा मोबाइल मेरे पर्स में था और पर्स अंधेरे में न जाने कहाँ रखा हुआ था, वरना मैं अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला लेती। नीरज मेरे पास बैठ गया। मुझे लगा शायद वह अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट खोलेगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहने लगा, प्रिया, हमें यह रात अंधेरे में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट ठीक करने तो अब सुबह ही कोई आएगा। मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मौसम सर्द था, इसलिए कमरा भी काफ़ी ठंडा था। नीरज ने मेरा हाथ पकड़ा, जो उस वक्त एकदम ठंडा हो रहा था। उसने एक अंगूठी मेरे उंगली में पहना दी। कहने लगा, यह आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। उसके बाद वह मेरी तारीफें करने लगा। नीरज की बातों में कोई जादू सा था।
कि मैं उस जादू में खोने लगी थी। वह मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहा और धीरे धीरे मेरी ज्वेलरी भी उसने अपने हाथों से उतारी थी। मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन उसकी आवाज़ और मोहब्बत भरी बातें तो शायद मैं जिंदगी भर भूल न पाती। नीरज ने धीरे धीरे मेरी सारी ज्वेलरी उतार दी थी और मेरे बहुत करीब आ चुका था, इतना करीब कि उसकी सांसों की सरसराहट अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। और फिर हमारे बीच की सारी दूरियां मिटती चली गई थी। मैं नीरज की मजबूत बाहों में समाती चली गई। नीरज की संगत में गुजरे पल मेरे बहुत कीमती बन रहे थे, या यूं कहिए कि उसने उन लम्हों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया था। उसके संगत को पाकर मैं बहुत खुश थी। सुबह मेरी आंख चिड़ियों की चहचहाहट से खुली थी। कमरे में रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और कमरे में आने वाले गुलाबों की खुशबू अब तक मुझे अपने जादू में लिए हुई थी। रात नीरज की संगत का ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई थी, लेकिन जैसे ही मैं करवट बदली मेरे बराबर वाली जगह बिल्कुल खाली थी। मैं एकदम से उठ बैठी। क्या मैं काफी देर तक सोई रही और नीरज उठकर चला भी गया? कितनी बुरी बात है कि ससुराल में मेरा पहला दिन है और मैं अब तक सोई पड़ी हूँ। यहाँ तक कि नीरज भी न जाने कब का उठकर जा चुका था। मुझे शर्मिंदगी ने आ घेरा था। मुझे नीरज से भी शिकायत थी। नीरज को चाहिए था कि वह मुझे जगा देता। मैंने यह सोचते हुए जब घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो सुबह के 5 बज रहे थे। अब मुझे कुछ उलझन सी होने लगी। इतना वक्त तो नहीं हुआ था कि नीरज मेरे पास से उठकर चले जाते। खैर, मैं अपने बिखरे हुए बालों को समेटा और जूड़े में कैद किया। धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद ही गायब हो चुकी थी। नीरज इतनी सुबह कहाँ गए थे? खैर, ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। मैं यूं उठकर बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए कमरे में बैठी नीरज का इंतजार करती रही। 7 बजे के करीब मुझे कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास हॉल में बैठी हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कहीं से आई हो। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, आओ प्रिया बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं धीरे से चलती हुई उनके पास गई और उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिया और फिर उनके पास बैठ गई। मेरी सास कहने लगी, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए नीरज मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। यह बात मैं समझ गई कि नीरज कमरे में क्यों नहीं था, लेकिन अपनी सास की अगली बात ने तो मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। मेरी सास कहने लगी, प्रिया बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। असल में जब रात को मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में बैठाकर बाहर निकली तो मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी थी, इसलिए नीरज मुझे फौरन से अस्पताल ले गया। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। पूरी रात अस्पताल में ही गुजर गई। अभी अभी हम लोग वापस लौटे हैं। नीरज मुझे घर छोड़कर मेडिसिन लेने गया है। तुम भी क्या सोच रही होगी कि शादी की रात भी पति कमरे में नहीं आया? अपनी सास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में तो धमाके से होने लगे थे। अगर नीरज हॉस्पिटल में था तो फिर रात को मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था? मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मुझे बड़ी जोर का चक्कर आ गया था। मुझे लगा मेरे घबराहट में मेरा दम घुट जाएगा। फिर मैंने किसके साथ रात बिताई थी, किसको मैंने अपने आप को सौंप दिया था? कौन था वह इंसान जो नीरज का नाम लेकर मेरे साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेल चुका था? मुझे लगा कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी हॉल में नीरज दाखिल हुआ था। मुझे देखकर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। मेरी सास ने कहा, लो आ गया नीरज। नीरज ने मुझे हेलो किया तो मेरे दिमाग में घंटियां सी बजने लगी थी। यह आवाज़ वह आवाज़ तो न थी जिसने रात भर मेरे कानों में मोहब्बत भरी बातों का रस बोला था। मेरा दिल यूं हो गया था कि धड़कना भूल गया था। अब मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरा दिल ऐसा था जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। नीरज कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया और कहने लगा, आई एम सॉरी यार, बहुत कुछ सोचा था,
शादी की पहली रात के हवाले से, लेकिन मम्मी की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। मुझे अचानक से जाना पड़ गया, लेकिन मैं अपनी बहन से कहकर गया था कि तुम्हें बता दे कि मुझे देर हो जाएगी। रिया ने तुम्हें बताया नहीं, नीरज मुझसे बात कर रहा था और मैं खाली आंखों से उसे देख रही थी। उसे वाकई बहुत देर हो गई थी, सब कुछ खत्म हो चुका था मेरा। बर्दाश्त शायद मेरे बस की बात नहीं रही थी। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने नामी सिर हिला दिया। मेरे कमरे में मेरी ननद नहीं आई थी, ना ही उसने मुझे ऐसा कुछ बताया था। नीरज कहने लगा, और कि ये लड़की भी ना बड़ी भुलक्कड़ है, भूल गई होगी। अच्छा प्लीज रो मत, मुझे अंदाजा है रात भर तुम परेशान रही होगी। एक लड़की के लिए यह रात बहुत ही अहमियत रखती है, और जब उसका पति पूरी रात कमरे में ना आए और वजह भी उसे मालूम ना हो तो और भी परेशानी की बात होती है। नीरज बहुत ही शर्मिंदगी से मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं क्या बताती कि जो तकलीफ मुझ पर गुजरी है मैं तो उसे शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही थी। नीरज मेरे बहुत करीब आ गया था। नीरज की आंखों में एक नशा सा उतरने लगा था। इससे पहले कि नीरज मेरे करीब आता और कोई हरकत करता, मैं उसे पीछे को धक्का दिया था। बहुत कुछ गलत हो चुका था। अचानक ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, तो मेरे रोने से नीरज परेशान हो गया और कहने लगा, आई एम सॉरी प्रिया, मुझे अंदाजा नहीं था कि रिया यह सब कुछ करेगी, वह तुम्हें नहीं बताएगी। नीरज ने मुझे मनाने की कोशिश करते हुए मेरे दोनों हाथ थामे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे करंट सा लगा हो। मैं फौरन उसे उसके हाथों से अपने हाथ खींच लिए थे। मुझे अब हर चीज से डर महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि नीरज से भी। मेरी हालत बड़ी अजीबो गरीबो सी हो चुकी थी। वह मुझे देखकर परेशान होने लगा। मैंने कहा मुझसे दूर रहे। वह मेरी इस बात को मेरी नाराजगी समझने लगा। मैं यह सोच रही थी कि अगर नीरज रात को मेरे पास नहीं आया था तो फिर कौन था। नीरज कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम करो, मेरी ही गलती है, मुझे खुद तुम्हें बताना चाहिए था। यह कहकर कमरे से बाहर चला गया। मेरी हालत अब और भी खराब होने लगी थी। मेरे कानों में रात की सरगोशियां सुनाई देने लगी थी। वही प्यार भरी बातें, वही जादू भरे शब्द। मेरा पूरा शरीर कांप के रह गया था। यातना शायद छोटा शब्द है जो कि मैं सह रही थी। मेरे लिए तो यह सब कुछ सहना किसी मौत के बराबर था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए ताकि वह सरगोशियां बंद हो सके जो किसी गैर मर्द की थी। मुझे यह पाप कैसे हो गया? मैंने अपने पति नीरज को धोखा दिया है। मैं यह सहन नहीं कर पा रही थी। यह क्या हो गया था? कोई कैसे मेरे कमरे में दाखिल हुआ था? कैसे उसने अंधेरे का फायदा उठाया था? मैं क्या कहूँगी नीरज से? मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? मेरी कौन सुनेगा? मेरी बात, मेरे दिमाग में चलने वाले सवाल ने मेरी जान ही तो निकाल ली थी। अगर मैं चुप रहती तो एक पाप की तलवार मेरे सर पर सवार रहती जो मुझे पल पल मार रही थी। और अगर मैं सब कुछ नीरज को बता देती तो वह कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करता। यही समझता कि मैं मायके से ही बदकिरदारी का दाग लेकर ससुराल आई हूँ। मैं किस दो राहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक और बात का भी मेरे सर पर सवार था कि अब जब रात को नीरज मेरे करीब आएगा तो शायद वो समझ जाएगा कि मैं कुंवारी नहीं हूँ। मैं पहले ही अपना कुंवारापन लुटा चुकी हूँ। इस सोच के आते ही मेरा दिल कांप उठा था। मैंने नीरज के अलावा अपनी जिंदगी में कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। नीरज मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था और उसी के लिए मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हुई थी। उसे मैं अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और दिल ही दिल में उससे मोहब्बत भी कर बैठी थी। लेकिन वो कौन घटिया इंसान था जिसने एक ही रात में मुझसे मेरे जीने का हक छीन लिया था। मैंने अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं रोए जा रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। मेरी ननद रिया कहने लगी, भाभी आओ, आकर नाश्ता कर लो। नीरज की जुड़वा बहन थी। सिर्फ यह 2 ही बहन भाई थे और तो और घर में कोई दूसरा मर्द था ही नहीं जो मेरे साथ यह घिनौना खेल खेलता। आखिर यह किया किसने था?
यही एक सवाल मेरी जान ले रहा था। मैं उठकर वॉशरूम चली गई, अपना मुंह हाथ धोया और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते पर नीरज और रिया ही थे। मेरी सास नहीं थी। शायद तबीयत खराबी की वजह से वह सो रही थी। मैं नीरज के बराबर में बैठ गई। वह अपनी बहन को डांट रहा था कि तुमने मेरा कहना नहीं माना और अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया कि मैं आज रात कमरे में नहीं आऊंगा। रिया कहने लगी कि आज मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सोने के लिए लेट गई और मुझे नींद आ गई। वहीं मुझ पर एक और बात का भी खुलासा हुआ कि रिया कहने लगी रात को हमारे घर की लाइट बंद हुई थी, हालांकि सारे मोहल्ले में लाइट जल रही थी। यह सुनकर मेरे हाथ में पकड़ने वाला वहीं थम गया था। रिया कहने लगी, भाई मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे ही घर की लाइट कैसे बंद हो गई। पूरी रात लाइट बंद रही और जब सुबह मेरी आँख खुली तो लाइट मैंने चेक की तो हमारे घर का मेन स्विच किसी ने ऑफ किया हुआ था। पता नहीं किसने यह सब कुछ किया था। इस अंधेरे में ही मेरा सब कुछ लुट गया था। नीरज रिया की बात सुनकर पहले तो कुछ सोचने लगा, फिर कंधे उचकाकर बोला कि हो सकता है मेरे दोस्तों में से किसी ने शरारत की हो, यूं ही अपने घर को जाते हुए मेन स्विच ऑफ कर गए हो। यह कहकर नीरज ने बात खत्म कर दी। मैं नाश्ता करके कमरे में आ गई। मैं इसी बात की सोच विचार कर रही थी कि मेरे साथ यह घिनौना खेल खेलने वाला कौन था कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो अननोन नंबर था। मैंने जैसे ही फोन उठाया मेरे होश उड़ गए थे। वही आदमी था। कहने लगा, कैसी हो प्रिया। उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। उसके पास मेरा नंबर भी था। आखिर कौन था? मैं बेहद घबरा गई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर एक तेज का कहाँ गुजा था। कहने लगा, अब भी यह पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? गुजरी रात भूल गई हो क्या? मुझे तो वह पल अब भी कोई सुनहरा सपना लग रहे हैं। सच्ची डार्लिंग, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आई। जी खुश हो गया था। मेरा कहो तो कल की मुलाकात आज फिर से दोहरा दूं। यह सुनकर मेरे कानों में सीटियां सी बजने लगी थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मेरी बात पर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मैं पागल हो गया था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। और वह नीरज भी ना कितनी अच्छी किस्मत पाई है। उसने हर लड़की पहले ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। हालांकि मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन नीरज के आगे इस तरह की बातें मैं और सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने गुस्से से फोन बंद कर दिया। हो सकता था यह आदमी, जिसे मेरा फोन नंबर तक मालूम है, कितनी बेहूदगी से अपने इस घटिया खेल का पर्दाफाश कर रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि शायद मैं अपनी तकलीफ को शब्दों में बता नहीं सकती थी। पूरा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा था। थोड़ा काम में लगती हूँ, लेकिन उसी रात को मुझे फिर इस नंबर पर एक मैसेज आया कि अगर तुमने नीरज को अपने करीब आने दिया तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल कर रख दूंगा। मैं नीरज से कह दूंगा कि मेरा इस लड़की से शादी से पहले ही चक्कर है और इस लड़की के साथ मेरे हर तरह के संबंध है। यार, तुम मेरे दिल को भा गई हो। जी चाहता है दोबारा तुम्हारे साथ वही प्यार भरे लम्हों को गुजारूं। इसीलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। नीरज को अपने करीब मत आने देना, वरना जो अंजाम होगा उसकी तो तुम ही जिम्मेदार होगी। वैसे एक बात बताओ प्रिया, उस रात मैंने तुम्हें कुछ कर दिया था ना? यह कहकर बहुत जोर से हंस पड़ा था। मुझे गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था और मैंने फोन काट दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूं? इस बात को मैंने नीरज से अभी तक छुपाया हुआ था। वह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, तलाक करवा देगा। मैं परेशान होकर रह गई थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि आदमी कौन है। मैंने अपने अतीत को अपने दिमाग में खंगाल के रख दिया था और मुझे ऐसा कोई भी लड़का याद नहीं आया था जो यूं मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। उसके बाद उस लड़के ने मुझे कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई जो शायद उसने शादी की पहली रात में ही ले ली थी। जब मैं गहरी नींद में उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी, उसने अपना चेहरा ब्लर कर दिया था और उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे।
मैं कई बार यह सवाल दोहरा चुकी थी कि तुम कौन हो, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जवाब में वो हंसने लगता। लेकिन यह राज भी बहुत देर तक राज नहीं रहा। नीरज जब भी रात को आता, मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं किसी न किसी बहाने से उसे अपने से दूर कर देती, लेकिन जाहिर है वो मेरा पति था, कब तक मुझसे दूर रह सकता था। मेरे दिल में हर वक्त यह डर रहता कि अगर नीरज मेरे करीब आया तो उसने मेरी पहली रात का सच मालूम हो जाएगा और वह मुझे तलाक दे देगा। और दूसरा यह डर था कि कहीं उस लड़के को पता चल गया तो कहीं वो नीरज को मेरे बारे में झूठी खबरें देकर मेरा घर बर्बाद कर देगा। और एक औरत के लिए उसका घर बहुत ही अहमियत रखता है, उससे बढ़कर उसके लिए कोई इज्जत नहीं होती। अगर वह लड़का इस तरह की बातें फैलाकर मेरा घर बर्बाद कर देता तो मेरी इज्जत भी नीलाम हो जाती और फिर कोई भी औरत शादी के बाद तलाक नहीं चाहती। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरा दिल हर वक्त डरता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मेरी ननद रिया की मंगनी अपने एक दोस्त से हो चुकी थी। वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार वह हमारे घर आया। मेरी सास ने सुबह ही मुझसे कह दिया था कि रात का खाना रिया का मंगेतर हमारे साथ ही खाएगा, इसलिए मैंने खाने की सारी तैयारी कर रखी थी। रात को जब रिया का मंगेतर रवि आया तो मैं किचन में बिजी थी। रिया भी मेरे साथ खाने में मेरी हेल्प करवा रही थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो कहने लगी, भाभी प्लीज रवि के सामने यह मत कहिएगा कि खाना आपने बनाया है, बस यही बताइएगा कि मैंने बनाया है। मेरी जरा वैल्यू बढ़ जाएगी। हर बार मेरे खाने में कमी निकालता है। रिया की हालत मैं जान सकती थी। हर लड़की की बस यही तो इच्छा होती है, उसकी बनाई हुई चीज की तारीफ उसका पति जरूर करे। मैं मुस्कुराकर कह दी, हाँ यही कह दूंगी। वह खुश हो गई। जैसे ही मैंने खाना टेबल पर लगाया, रवि सामने ही बैठा था। मैंने उसे हेलो किया तो उसने सर हिला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ मेरा दिल धड़कना भूल गया था। खाने की टेबल पर सब बैठ चुके थे। न जाने क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे रवि मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा है। मुझे उसकी नजरों से उलझन हुई थी। मैं टेबल पर बैठ गई और खाने का पहला निवाला लेते उसने कहा, खाना बहुत ही टेस्टी बना है, यकीनन रिया ने नहीं बनाया होगा। लेकिन रिया ने कहा, मैंने ही बनाया है, शक है तो भाभी से पूछ लो। मैं खाना खा रही थी, लेकिन रवि की आवाज सुनकर मेरा निवाला मेरे हाथ में ही रह गया था। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में जो कुछ मैंने देखा था मेरी जान निकलने के लिए काफी था। वह बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया मुझे ही देख रहा था। मुझे लगा जैसे मैं सांस लेना भूल गई हूँ। यह आवाज मैं कैसे भूल सकती थी? उसकी सरगोशी ने तो मेरी नींदें उड़ाकर रख दी थी। मेरे दिल का चैन सुकून सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। रवि कहने लगा, खाना इतना मजे का था कि दिल चाह रहा है बनाने वाले का हाथ चूम लूं। वह लगातार मेरी ही तरफ देखकर बोल रहा था और उसी अंदाज में जो अंदाज उसकी पहली रात था। मेरी सास उसके बराबर ही बैठी थी। उन्होंने उसकी कमर पर थपकी लगाकर कहा कि कुछ शर्म करो। उसकी हंसी, उसके कहे लगाने का अंदाज मुझे बिल्कुल वही लगा था। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते थे। यह वही इंसान था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मेरा जी चाहा कि मैं जमीन के अंदर समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नंद का होने वाला पति मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। मैंने तो आज तक उसे पहले कभी देखा तक नहीं था, जानती भी नहीं थी। फिर क्यों उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। खाना बीच में छोड़कर मैं वहां से वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि कल दोपहर को एक होटल के कमरे में पहुंच जाओ, वरना मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। मैंने मोबाइल बंद कर दिया और अपना सर अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिया। मैं यह पाप नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं सच बोल देती तो मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। मैं इस वक्त बहुत ही परेशानी में घिरी हुई थी कि मैं होटल के कमरे में जाऊं या ना जाऊं। रात को जब नीरज मेरे कमरे में आया तो आज रात उसके अंदाज ही बदले हुए थे। उसकी आंखों में मदहोशियां भरी हुई थी। वह मेरे बहुत करीब आ गया। उसने मेरे हाथ थामे और उन्हें चूम लिया। कहने लगा, प्रिया अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकता।
क्यों तुम मुझसे दूर भागती हो? इतना तो मत तड़पाओ। लेकिन मैंने उसे अपने हाथ खींच लिए। मेरी हरकत पर वो हैरान हुआ था। कहने लगा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्यों मुझसे दूर भागती हो? ठीक है, शादी की रात मैं अपनी माँ की वजह से हॉस्पिटल चला गया था। तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन इस बात की सजा तुम कब तक मुझे दोगी? मैं चुप थी, खामोश थी। क्या जवाब देती कि मैं कैसी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। पता नहीं वह मेरी बात का विश्वास करता भी या नहीं करता। मैंने कहा, नीरज मुझे कितनी मोहब्बत करते हो? मेरे सवाल पे मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब? अभी तो मैंने तुमसे मोहब्बत की ही कब है? तुमने ऐसा मौका ही नहीं दिया। वह मेरे बहुत करीब आकर मेरे कानों में सरगोशी करने लगा। वह शायद शरारत के मूड में था, लेकिन मैं बहुत ही शांत थी। मैंने कहा कि आपको रवि कैसा लगता है? मेरे सवाल पर कहने लगा कि हम दोनों के बीच में यह रवि कहाँ से आ टपका। मैंने कहा, मुझे बताइए कि वह लड़का कैसा है? नीरज कहने लगा, अच्छा है और मेरा और रिया का दोस्त है। मैं और रिया एक ही क्लास में पढ़ते थे क्योंकि हम जुड़वा थे, और उसी क्लास में रवि भी पढ़ता था और हम तीनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वह भी अपने माँ बाप का इकलौता है, कुछ अय्याश टाइप का है, लेकिन जाहिर है लड़के ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद खुद ही सुधर जाएगा। मैंने कहा कि मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मेरी बात सुनकर नीरज के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, आज तो यह कह दिया, आगे मत कहना, और मम्मी और रिया के सामने तो बिल्कुल भी मत कहना। मम्मी रवि को बहुत चाहती हैं और अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। मम्मी को उससे बहुत मोहब्बत है। मैं सारी हिम्मतें जमा कर रखी थी कि मैं नीरज से बात करूंगी, लेकिन मैं खामोश हो गई। अगले दिन मैं होटल गई तो रवि पहले से ही कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, देख लो आखिर आ ही गई तुम। मैं जानता था कि तुम्हें आना ही था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी जो तुमने मेरे साथ यह सब कुछ किया? रवि कहने लगा कि मैं पहली बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो मैं देखता ही रह गया। बस मेरा दिल तुम पर आ गया, इसलिए मैंने रिया की माँ को खाने में एक ऐसी चीज डालकर दे दी जिससे उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। मजबूरी में नीरज को उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा और फिर मैं मेन स्विच ऑफ कर दिया और तुम्हारे कमरे में आ गया। रिया की नज़र में मैं घर जा चुका था। मुझे जो चीज अच्छी लग जाए वह मुमकिन ही नहीं कि रवि उसे छोड़ दे। वह अपनी हर बात मान रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसको देखा और होटल के कमरे का दरवाजा खोल दिया। बाहर नीरज खड़ा था। मैं नीरज को अपने साथ ही लाई थी ताकि वह हकीकत जान जाए। मैंने सोच लिया था, मेरा अनजान चाहे कुछ भी हो, भले ही नीरज मुझे तलाक दे दे, लेकिन रवि को उसके गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इधर वह मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत करता, उधर वह रिया को धोखा दे रहा था। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी, लेकिन मैं रिया की जिंदगी नहीं बर्बाद करने देना चाहती थी। उस समय नीरज की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रवि की तो रंगत ही उड़ गई थी। नीरज ने रवि को बहुत मारा और रिया का रिश्ता भी उसे तोड़ दिया और रवि का मोबाइल लेकर उसमें से मेरी सारी तस्वीर डिलीट कर दी। नीरज मेरे सामने शर्मिंदा था और मैं बेतहाशा रो रही थी। नीरज कहने लगा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ है और मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। नीरज ने मुझे दिल से अपना लिया था। हाँ, घर आकर मैं रिया को सारी सच्चाई जरूर बताई थी कि रवि ने मेरे साथ क्या किया था। यह बताना जरूरी था। अगर मैं रिया को सच्चाई नहीं बताती तो रिया रवि को अपने दिल से निकाल न पाती। रवि की सच्चाई जानकर रिया बहुत रोई थी। उसका दिल टूट गया था, लेकिन कम से कम इस बात का तो सुकून था कि रिया एक गलत इंसान से बच गई थी। नीरज ने मुझे दिल से अपना लिया था और उस रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी जो मैंने नीरज के साथ बिताई थी। मेरा पति मुझे बाकी सच्ची मोहब्बत करता था। अगर कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।